ईरान का जवाबी हमला, इजराइल ने बड़ी धमकी दे दी। ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इजराइल ने कहा कि उनकी जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं, वो ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हमला नाकाम बनाया, जिस पर वो आलमी और मशरिक वस्ता के इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। इजरायली फौजी तर्जुमान का कहना था कि ईरानी हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। ईरानी हमले में निवेतम एयरबेस को मामूली नुकसान पहुंचा। तरीन करार दे रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पर, बल्कि काफी ज्यादा, जो कि कुछ समझबूझ रखते नहीं है, बस कुछ भी बोलते चले जाते हैं अंधाधुंध तकलीद के हाथों मजबूर होकर। वहीं पर वो जो पुराना राग है वो लापते नजर आ रहे हैं, फतवेबाजी कर रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मशरिक वस्ता में हालिया कशीदगी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी हुकूमत है। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि मुसलसल जिद, मुसलसल ईगो, और वो भी एक मजहबी बुनियाद के ऊपर ईगो जिसके अंदर नेतन्याहू खड़ा है। और ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बशाम में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत की गई। अच्छा, मेरा मकसद क्या था? सिर्फ एक गलतफहमी का अजाला। कोशिश की कि अवाम जिस गलतफहमी का शिकार है वो दूर हो जाए, उतार के फेंकें। अब देखें मुझे और सुने, सच समझने में जरा आपको आसानी होगी। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में वाजे किया कि ईरान ने अपने सिफारत खाने पर हमले का बदला लिया। ये गजा पर इस्राएली हमले का बदला हरगिज नहीं था। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं और इस बात की तस्दीक ईरानी हुकाम ने भी की और अब पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने भी यही बात की, वाजे किया, जो कि कल मैं कर रही थी कि ईरान और इसराइल के जो मौजूदा तनाज़े है उसका फलस्तीनी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। हुसैन हक्कानी इंटरनेशनल मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। ये जो सोशल मीडिया के दानिशवर भी कहते हैं कि हुसैन हक्कानी से ज्यादा समझदार है, ये समझ बूझ रखते हैं कहने में। अगर आप ये कहें, आई बेग टू डिफर, आपने बोला अभी कहा आपने कि उनके पास जो है वो मईशत कमजोर है। सारे दुनिया की मईशतों को चलाने वाला जो है वो आपकी ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो यहाँ से स्टार्ट होती है इजराइल से, सो आप उनको कमजोर माशी तौर पे ना कहें। उनके पास बहुत पैसा है। उन्होंने सिर्फ $1.5 अरब के अंदर सिर्फ ये मार्क्स जो रीसेंट जो उन्होंने मिसाइल मार्क्स किए हैं वही उनके पास सिर्फ $1.5 अरब थे, जबकि ईरान ने निहायत कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से वो मार्क किए हैं। अच्छा, अब नंबर 1 आपने कहा कि डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल। लेकिन जब वो मार्क करेंगे तो उधर से वो सिंपल एक तरीका है, वो फॉर्मूला बड़ा क्लियर है कि अगर वो न्यूक्लियर जो वहां से बटन दबाते हैं तो इधर से न्यूक्लियर दब जाता है, ये आपका पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। और उसका जो नाम है वो बॉम्ब डेटरेंस वाला जो है वो बड़ा खतरनाक मिसाइल है। और उसके बाद से आपको ये समझ लीजिए कि कई नस्लों तक आपके बच्चे लंगड़े और अपाहज पैदा होंगे और वो बड़ी खतरनाक उसकी वेव्स हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स उसकी शुरू हो जाती हैं। और जब उसकी जो शुआएं निकलती हैं तो आपकी हड्डियां नजर आएंगी उसके अंदर से, आप खुद देख सकते हैं जब रेडियो एक्टिव जो रेजेस शुरू होंगी। सो मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमला तो होगा और जरूर होगा। अच्छा, अब पहली ये मैंने कहा कि मैं आखिरी बात पहले कर दूं और बात की बातें बाद में करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो है वो असैसिनेट लीडर्स, ये तो वो साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, जो हथे चढ़ेगा हिजबुल्लाह के जो है वो क्या नाम है, हसन नसरुल्लाह बहुत बड़े एक्टिव लीडर हैं बहुत सारे लोगों के लिए। पाकिस्तान में जमात इस्लामी के लिए, पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए वो हीरो हैं और पूरी आपके जमात अहले तशय्यो के लिए वो हीरो हैं, लेकिन उनके लिए वो मिलिटेंट है। इसी तरीके से हिजबुल्लाह वहां के लिए, आपके कई लोगों के लिए जो सुन्नी जमात है, इनका मामला कोई बड़ा मामला नहीं है। अटैक मिलिट्री टारगेट्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, जो पहले आप ये याद रखें कि विदिन 7 से 8 घंटे किसी भी टारगेट के ऊपर वो जो है वो अटैक का जवाब देते थे, चाहे वो हिजबुल्लाह करे, चाहे वो यानी दूसरे वाले करें। सो 7 से 8 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लेते थे। उसके बाद 6 महीने मुसलसल उन्होंने गजा में बच्चों को मारा है, जीनोसाइड किया है, और वहां पे कत्ल और गारत की जो है ना वो निशानियां इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगी। और ये याद रखिएगा कि जो अहमदीन निजाद थे
उन्होंने कहा था कि होलोकॉस्ट जो था वो वाहिमा था, एक मुकम्मल वाहिमा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वो वाहिमा हो सकता है, लेकिन ये वाहिमा नहीं है। इन्होंने जीनोसाइड आपको करके दिखा दिया। अच्छा, जिस वक्त मजहबी बुनियादों के ऊपर खून उतरा हुआ तो वो वापस नहीं होगा। अच्छा, एक जो है वो प्रोपोजिशन, अब क्योंकि आपने चारों प्रोपोजिशंस के ऊपर आखिरी ये बात की, गो आफ्टर हिजबुल्लाह, दैट इज वेरी स्मॉल थिंग कि गो आफ्टर हिजबुल्लाह, दे आर आफ्टर हिजबुल्लाह, वो हिजबुल्लाह कंट्रोल में नहीं आ रहा कि स्मॉल प्रॉक्सीज को आप जो है ना वो टारगेट नहीं कर सकते। अब ईरान ने एक गलत मूव खेल दी है कि पहले मौका दे दिया एज बीइंग मुल्क। देखिए, प्रॉक्सीज के साथ वो हमले करवा रहे थे, ईरान माने या ना माने, क्या वो आप ये कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि वो जो है वो दूसरी जमात के पीछे, हसन नसरुल्लाह की जमात के पीछे जो है वो नहीं है? तो अब यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर यह आएगा कि अमेरिका की तमाम 6 खलीजी रियासतें जो हैं, उनके अलावा शाम, इराक और उर्दन में फौजी तंसीबात हैं। अच्छा, ये भी याद रखिए, कासिम सुलेमानी जो थे वो उनकी जो है वो पासदाराने इंकलाब के जो आखिरी जो पूरी दुनिया के अंदर टारगेट्स करते थे, और खुफिया फौज या एजेंसीज का मामला कर लें, वो किस मामले में इराक गए हुए थे? जाहिर सी बात है, वो मुख्तलिफ बाकी फोर्सेस को ट्रेन करके इंकलाब की तैयारी कर रहे थे। तो चुनाचे अमेरिका की मदद से उनको वहां पे मारा गया। अच्छा, अब अगर आप ये कहेंगे कि इसराइल जो है वो खित्ते में बाकी लोगों की बात मान लेगा और थोड़ा अच्छा बच्चा बन जाएगा, सीज फायर की तरफ जाएगा, इसको आप हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दे, वो नहीं मान रहा। यूएनओ उसका गुलाम है। आप ब्लैक रॉक और रॉकफेलर से लेके, एक ब्लैक रॉक $10 ट्रिलियन एक आदमी के पास है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं, जो 10 इजरायली बेस्ड कंपनीज हैं वो पूरी दुनिया को अपनी एक मुट्ठी में लेके बैठे हैं। आप ये तो छोड़ ही दीजिए कि माशी तौर पे वो कमजोर है। दूसरी बात, अब यहां पर जो है वो ऑपरेशन हैं, सारे के सारे स्टेक्स अमेरिका के हैं 6 मुल्कों के अंदर। अब उनके ऊपर नुकसान होगा, होता है तो होता रहे। अब प्रॉब्लम यह आ गया कि अब पहले प्रॉक्सीज के साथ लड़ने में मसला आ रहा था, अब इसराइल को डायरेक्ट टारगेट मिल गया, यानी ईरान। अब देखना यह है कि इसराइल के पास जो है सर, फिजाई तौर पर इसराइल ज्यादा मजबूत है, और जो बर्री तौर पर जो नीचे की जमीन पे मार्क करने वाले डेटरस के अंदर वो ईरान ज्यादा मजबूत है। अब दोनों मामला, और तीसरी बात, दोनों खत्म हो जाएंगी जब न्यूक्लियर चल गया। अब जब न्यूक्लियर चल गया तो ऑफ कोर्स उसको ऊपर सोचना पड़ेगा कि चाइना उसमें क्या स्टैंस लेता है, रशिया क्या स्टैंस लेता है। मेरा ख्याल है न्यूक्लियर के लिए अभी फौरी तौर पर तो कोई नहीं आएंगे, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि मेरे मुताबिक एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान का इसमें स्टैंस है क्या? पाकिस्तान सिर्फ दम घुट के मर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो इस वक्त स्टैंस ही कोई नहीं है। हमें इस टाइम पर कम से कम इंटरनली अपने वेपनरीज को, अपने मामलात को, अपने आर्सनल्स को, अपनी सरहदी हदूद की हिफाजत को मजबूत तर कर देना चाहिए, ताकि हिजबुल्लाह और बाकी जो हमास वगैरह है वो हमारी हदूद न इस्तेमाल कर सकें, और बाकी मैटर्स हमारे जो हैं वो सही तरीके से। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को किसी सूरत हाल दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खुल्लम खुली भारतीय खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की गई, और फोरम ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश किया है। एलामी में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता अफ्रीकैन ने तहम्मुल का मुजाहरा ना किया तो वसी तर इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। ISPR ने कहा कि फोरम ने पाक फौज के खिलाफ इल्जामात पर मबनी मुहिम को मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा गया कि पाक फौज और अवाम के दरमियान दराड़ की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फोरम ने अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और पेशा वाराना महारतों पर इत्मीनान का इजहार किया है। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि अहम तरीन पैगाम आर्मी चीफ की जानिब से कोर कमांडर्स को पहुंचा दिया गया है कि